नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है साउंड। तो आइए जानते हैं साउंड होता क्या है। तो साउंड सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का ही रूप है जिसकी वजह से एक सेंसेशन होती है कानों पे और हम सुन पाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारे आसपास में जो भी चीज़ वाइब्रेशन हो रही है उसको हम सुन पाएंगे। तो जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस करता है एक हियरिंग सेंसेशन को हमारे एयर पे, उसे बोलते हैं साउंड यानी ध्वनि। ठीक है, तो जो साउंड होता है ये क्या वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, कि एक वेव की फॉर्म में जाता है, एक तरंग की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, होता क्या है, जब भी वाइब्रेशन कहीं पे हो रही होती है तभी साउंड प्रोडक्शन होता है। तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे हम बोल रहे हैं तो अब अगर आप अपने गले पे हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशन एक फील होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। उसके बाद जो पार्टिकल्स है प्रेजेंट हवा में, जो पार्टिकल्स छोटे छोटे प्रेजेंट है, उन कणों में भी वाइब्रेशन होता है। जो यहाँ पे नज़दीक होंगे, सबसे पहले जहाँ से आवाज़ पहले हमारे वोकल कॉर्ड से निकल रही है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, जो वहाँ से आवाज़ निकलती है पहले बाहर। फिर जो एनवायरनमेंट में आसपास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट होता है, फिर उसके अपने नेबरिंग पार्टिकल को वाइब्रेट कराता है और वो अपने नेबरिंग को, और ऐसे करते करते एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। पार्टिकल वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बल्कि एक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है वो आगे आगे, और एक एनर्जी आगे से ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे वो एनर्जी क्या करेगी, उतनी ज़्यादा वो वाइब्रेट होती जाएगी और दूर तक चली जाएगी। पर अब एनर्जी डिसिपेट भी होती है। मान लो जितनी इस पार्टिकल के पास यहाँ पे एनर्जी थी, जो यहाँ पे हिला था, उसके नेबरिंग के पास उतनी नहीं जाएगी, उसके पास थोड़ी कम जाएगी, थोड़ी सी लॉस्ट हो जाएगी, आगे थोड़ी कम जाएगी, थोड़ी कम जाएगी, और एक टाइम पे जाते जाते वो डाई हो जाएगी, है ना, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए एक डिस्टेंस तक ही हमारी आवाज़ पहुँच पाती है। तो इसीलिए जो साउंड होती है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट होना होता है तभी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस होते हैं थ्रू विच साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम, जिसके थ्रू आवाज़ ट्रैवल करती है। जैसे यहाँ पे आवाज़ अगर ट्रैवल कर रही है तो हवा यहाँ पे मीडियम है जिसके थ्रू आवाज़ ट्रैवल कर रही है। ऐसे ही आवाज़ ट्रैवल करती है सॉलिड के थ्रू भी, लिक्विड के थ्रू भी। तो ये मीडियम होते हैं जिनके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये है साउंड। अब टाइप्स ऑफ साउंड, जो साउंड होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी। मैकेनिकल वेव होती है, मतलब मैकेनिकल मतलब ये होती है यांत्रिक तरंग जिसको बोलेंगे। यांत्रिक तरंग मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अगर किसी भी अगर हम स्पेस में आवाज़ लगाएंगे, स्पेस में अगर एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बीच में कोई पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वाइब्रेशन जो होगा वहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करेंगे, और अगर पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र किस प्रकार हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए स्पेस में एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, इसीलिए ये मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, या तो एयर, लिक्विड, गैस, ये सॉलिड ये चाहिए होता है ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए, साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए, याद रखना। और जो लाइट वेव होती है दैट इज़ नॉट मैकेनिकल वेव। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती है, क्योंकि सूरज से अर्थ तक देखो लाइट पहुंच रही है, लाइट वेव्स पहुंच रही है, तो बीच में तो स्पेस में कुछ भी नहीं है, तो कैसे वहाँ से वहाँ तक पहुँच पाएगी। तो उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, ये बात हमने अभी करी, वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता है। अगर हम देखें गैसेस, प्लाज्मा एंड लिक्विड, साउंड ट्रैवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो वेव जो होती है वो दो तरह की होती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है या ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जहाँ पार्टिकल जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं, किस तरह से, पैरेलल टू द प्रोपेगेशन। मतलब
मान लो साउंड, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे कोई बोल रहा है और ये पार्टिकल है मीडियम के, ये कैसे कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल में, जिस डायरेक्शन में आवाज़ जा रही है इसी डायरेक्शन में आवाज़ जा रही है ना, और जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो पैरेलल में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे वाइब्रेशन होगा, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके आगे पीछे वाइब्रेट करते रहेंगे, तो वो हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी ड्रम को जैसे हम बजाते हैं, तो ड्रम पे आपने देखा होगा, एक ड्रम पे अगर आप बीट करोगे एक बार तो एक वाइब्रेशन एक बाहर की ओर जाती है, तो जो पार्टिकल है वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक दूसरे के पैरेलल में जहाँ पे वो जा रही होती है वेव, उसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके पैरेलल में अगर वाइब्रेट कर रहे होंगे पार्टिकल्स, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ऐसे ही अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव होती है जहाँ पे पार्टिकल ट्रेवल करते हैं परपेंडिकुलर में, ऊपर या नीचे वाइब्रेट करेंगे इस प्रोपिगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में। अगर आगे की ओर वेव जा रही है तो कि आगे की ओर कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी, ऊपर नीचे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करते हुए जाएंगे, वो होगी ट्रांसवर्स वेव। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर हो वो होगी ट्रांसवर्स, और जहाँ पे पैरेलल वेव हो वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ पे होगी, लॉन्गिट्यूडनल जाएगी गैसेस में, प्लाज्मा में, लिक्विड में। साउंड वेव जो होगी वो पैरेलल होगी। अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे गैस है प्रेजेंट, एयर है प्रेजेंट, एयर से वेव ट्रेवल कैसे करेगी, इस तरह से पैरेलल में जा रही है। ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाला वाइब्रेट हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाला नेबरिंग करके वाइब्रेट हो रहा है, तो पैरेलल में जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके पैरेलल में ही वाइब्रेशन हो रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेट हो रही है। खाली अगर सॉलिड में बात करें तो कुछ सॉलिड में जो वेव होती है, साउंड वेव होती है, वो कैसे ट्रैवल करती है, वो ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रैवल करती है। ठीक है, तो साउंड वेव वैसे अगर पूछा जाए एग्जाम में तो साउंड वेव मैक्सिमम में लॉन्गिट्यूडनल में ही ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ही ट्रैवल करती है। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रैवल करती है ना। आगे देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करती है, वो एक तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि देखो डिपेंड किस पे कर रही है, मीडियम पे। मीडियम में जो पार्टिकल है वो किस स्पीड से आगे लेके जा रहे हैं उस पे। तो पहली चीज़ तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगी। मतलब मान लो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ज़्यादा ऊर्जा होगी तो वो कैसे इधर उधर ट्रैवल करेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे एनर्जी के साथ में। तो अगर मैं बोलूँगी तो वो जल्दी उसको ट्रैवल करवा पाएंगे। ऐसा ही होगा अगर मैं बोलूँ ह्यूमिड है, मतलब बारिश के बाद में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो बची रहती है ना एनवायरनमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ता है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो अब बहुत ज़्यादा छोटे जिस स्पेस में अगर आप पहले देख रहे थे जहाँ पे पहले 10 पार्टिकल प्रेजेंट थे, अब वहाँ पे बूंदे भी प्रेजेंट है, 20 बना दिया है। 20 बना दिया है तो मुझे अब क्या करना है, थोड़ा सा बोलना है और वो ज़्यादा जल्दी लेके जाएगा दूर मेरी आवाज़ को, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बारिश के तुरंत बाद आपको हॉर्न कितनी ज़ोर से सुनाई देता है, दूसरों के बोलने की आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। तो मतलब अगर हम देखें तो टेम्परेचर का और डेंसिटी का, एयर डेंसिटी कितनी है इसका फ़र्क पड़ता है साउंड पे। ठीक है, तो साउंड कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है मीडियम में। तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर, फास्टर इन समर देन विंटर। मैंने अभी बताया जैसे समर में पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है तो वो जल्दी आपकी साउंड आवाज़ को ट्रेवल करवा के लेके जा सकता है दूसरे जगह पे, है ना, दूसरी जगह पे जल्दी से वो ट्रैवल करवा सकता है आपकी आवाज़ को। तो इसीलिए समर्स में ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है आवाज़। फिर साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैसेस। 3 मीडियम होते हैं ना आपके पास में, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो किस में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करेगी, किस में स्पीड होगी सबसे ज़्यादा, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। क्यों, देखो आप अगर आप एक बेल बजा रहे हैं या किसी ड्रम को बजा रहे हैं या किसी भी, मैं बोट बजाती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या आवाज़ आई यहाँ से ज़ोर से, अगर मैं हवा में ऐसे करूँ आवाज़ आई
नहीं आई। पानी में करोगे तो थोड़ी कम आवाज़ आएगी। तो साउंड में सबसे ज़्यादा जल्दी साउंड ट्रेवल करती है, क्योंकि पार्टिकल वहाँ पे ज़्यादा एक दूसरे से कैसे है, एक दूसरे से चिपक के, मतलब वहाँ पे एक डेफिनेट शेप है, एक दूसरे के कंपैक्टली अरेंज्ड है वहाँ पे पार्टिकल, जिसकी वजह से वो जल्दी साउंड को ट्रेवल करवा पाते हैं। वाटर में थोड़े से दूर दूर होंगे, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो वो मूव करेगा। और गैसेस में तो बहुत दूर दूर होंगे, है ना, तो इसीलिए सबसे स्लो जो होगा वो गैस में करेगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा और लिक्विड में उसके बाद। तो तीनों मीडियम में अगर हम देखें तो स्लोएस्ट गैसेस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, और सबसे ज़्यादा जो होगी फास्टेस्ट इन सॉलिड। अभी मैंने बताया आपको, जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ साउंड। अगर ह्यूमिड एयर है, अगर बारिश के तुरंत बाद आप बोलोगे कुछ, या फिर अगर आप ड्राई एयर में बोल रहे हो कुछ, तो ह्यूमिड एयर में आपकी जल्दी साउंड ट्रैवल करेगी एज कम्पेयर टू ड्राई, क्योंकि ह्यूमिड एयर में वहाँ पे ड्रॉपलेट्स ज़्यादा सस्पेंडेड होगी एटमॉस्फेयर में, जो आपके आवाज़ को ज़्यादा गति से पहुँचा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज मोर देन 15 टाइम्स दैट ऑफ एयर। हवा के कंपैरिजन में स्टील में 15 गुना ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। तो इससे पता चल रहा है कि सॉलिड के एयर मतलब गैसेस के कंपैरिजन में सॉलिड में कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। देखो जैसे आगे अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड देखेंगे साउंड की। तो पहले मीडियम है एयर, जब 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे 331। तो और हवा में देखिए अगर 22 डिग्री सेल्सियस है तो 344। तो याद रखना है, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो टेम्परेचर नहीं दिया होगा वहाँ पे, पर आपको 330 के बीच से 345 मीटर पर सेकंड यहाँ तक साउंड कहीं पे भी वेरी कर सकती है। तो यहाँ से इनके बीच में एक ही ऑप्शन होगा, तो इनके बीच वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ साउंड बोला जाए इन एयर कितना होता है। हाइड्रोजन में देखिए, अगर हाइड्रोजन 25 डिग्री सेल्सियस तो थोड़ा बढ़ गया, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीड ऑफ साउंड वैसे वैसे बढ़ेगी। सी वाटर देखें तो सी वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल वाटर के ज़्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें और ज़्यादा बढ़ गई, 1531 हो गई। एल्यूमिनियम में देखें तो 6420 हो गई। आयरन में देखें तो 5950 हो गई, और स्टील में एटलास देखें तो सबसे ज़्यादा 5960 हो गई। तो ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड है ना, स्पीड की साउंड की स्पीड जो होगी किस तरह से वैरी करेगी वो है। अब फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे साउंड वेव होती है ना, तो साउंड वेव 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट कर रहा है, कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज। अब जो फ्रीक्वेंसी रेंज है साउंड की, वो जनरली हम देखते हैं कि 3 भागों में डिवाइडेड होती है। कैसे? एक तो जो ह्यूमन सुन सकते हैं इंसान, उसको बोलेंगे ह्यूमन जो सुन सकेंगे उसको बोलेंगे ऑडिबल रेंज, है ना। ये होती है एक तो ऑडिबल रेंज के अंदर आ जाएगी। इससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो वो आएगी अल्ट्रासोनिक। इसको ऑडिबल को सोनिक भी बोलते हैं, सोनिक, है ना। और जो इससे कम होगी उसे बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स, है ना, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऑडिबल रेंज के अंदर क्या आएगी, इसमें ह्यूमन जो सुन सकता है, ह्यूमन कहाँ से कहाँ सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक, इतने तक सुन सकता है ह्यूमन। तो ऑडिबल में आएंगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक आ जाएगी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड क्या बोला, 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में, हर्ड बाय ह्यूमन ही एयर। हमारे एयर जो है वो इसी तक ही साउंड को परसीव कर सकता है, सुन सकता है, इसी रेंज की ही आवाज़ को, ठीक है। इसे ऊपर नीचे आ जाएगी तो इंफ्रासोनिक आ जाएगी, बिलो 20 हर्ट्ज, है ना, 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक आ जाएगी। ये नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वॉल्केनो जब फटता है उस टाइम पे जो एक आवाज़ निकलती है,
अर्थक्वेक के टाइम पे जो निकलती है, एवलांचेस के टाइम पे जो आवाज़ निकलती है, एक वाइब्रेशन निकलता है ना एक धरती के साथ, उस वाइब्रेशन से जो निकलती है साउंड, दैट इज़ इंफ्रासाउंड। आपने देखा होगा कि हमारी जो होती है रेंज, हमारी रेंज से तो बाहर है, हम नहीं सुन सकते, पर कुछ जानवर जैसे डॉग्स है ना, उनको क्या पहले ही पता चल जाता है। जैसे आपको लगता है ना कि सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, उससे पहले ही वो थोड़ा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा वेयर्ड। तो क्योंकि वो सुन पा रहे होते हैं, उस वेव को परसीव कर पा रहे होते हैं कुछ जानवर, क्योंकि उनकी रेंज थोड़ी सी ह्यूमन के कंपैरिजन में वाइड होती है, बड़ी होती है, इसलिए, है ना। तो देखो जैसे हर्ड बाय एनिमल लाइक एलिफेंट्स हो गया, वेल हो गई, राइनोज हो गए, पिजन्स हो गए, ये पहले ही इस आवाज़ को सुन पाते हैं, इंफ्रासाउंड्स को परसीव कर पाते हैं। एनिमल सेंस इंफ्रासोनिक बिफोर अर्थक्वेक, है ना। तो एनिमल्स होंगे जो वो अर्थक्वेक होने से पहले ही परसीव कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये कि इंफ्रासाउंड जो है ना, जिस तरह से इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, कौन कौन से जानवर इसको निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या परसीव कर पाते हैं, जो साइज में बड़े बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, वेल हो गई, राइनोज हो गया ना, ये साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड वेव। अगर आप देखोगे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स को, जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली, तो बियॉन्ड हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन की हियरिंग रेंज से ये भी बाहर हो गई। कौन इसको इमिट करता है? बैट्स करते हैं, चमगादड़ इसको इमिट भी करते हैं, रिसीव भी कर पाते हैं, ठीक है, इस वेव को। तो ये इनको बड़ी हेल्प करती है ये वेव। अपना खाना भी इसी वेव के से ये खाते हैं, मतलब, और इसी वेव की हेल्प से खाते हैं। और अपना जो ये देख नहीं पाते दिन में, तो किस तरह से ये उड़ते हैं, ये भी ये इसी की हेल्प से उड़ता है। कैसे? जैसे मान लो ये चमगादड़ उड़ रहा है और आगे कोई वॉल है, ये कोई चमगादड़ है और आगे वॉल है, अब ये निकाल रहा है कॉन्टिन्यूसली ये क्या कर रहा है? निकाल रहा है। अल्ट्रासाउंड को ये निकालता भी है और रिसीव भी कर पाता है। तो ये निकाल रहा है और अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है, वो टकरा के वापस आ रही है इसकी तरफ और ये इनको रिसीव कर लेता है। और अगर ये यहाँ पे वॉल नहीं होती तो ये आगे ही चली जाती वेव से, ये रिसीव नहीं कर पाता उनको वापस। तो क्योंकि वेव लौट के आ रही, तो इसको पता चलता है कि कुछ आगे है और ये वहाँ से डेविएट हो जाता है और कहीं और अपना रास्ता बदल देता है। ऐसे ये रिसीव करता है जब कोई छोटी सी चीज़ आगे से उड़ के आ रही हो, कीट पतंगा जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो अगर उड़ रहे हो तो ये छोटा सा पोर्शन अपनी इमिट करी गई वेव का वापस रिसीव करता है। उसको पता चलता है कुछ छोटा सा आगे से उड़ के आ रहा है और उसको ये खा लेता है। ये देख तो नहीं पाता क्योंकि दिन में, है ना। तो ये बड़ी हेल्प करती है इसके, चमगादड़ के, बैट के, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है। डॉल्फिन्स फिर होती है, जो डॉल्फिन्स भी बात करती है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाल के एक दूसरे से वो बात करती है। और वेल्स हो गई, वो भी निकालती है, कम्युनिकेट एंड नेविगेशन करती है, जो किस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से ही करती है। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, अल्ट्रासोनिक वेव की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है डॉग विसल या फिर गैल्टन विसल जो बोलते हैं, तो इसको जो डॉग्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए इस विसल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ से भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही निकलती है ताकि डॉग्स परसीव कर पाए अल्ट्रासोनिक वेव्स को, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। फिर इकोकार्डियोग्राफी, मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, तो इकोकार्डियोग्राफी में हम हार्ट की पोजीशनिंग देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम निकाल पाते हैं, देख पाते हैं कोई हार्ट में कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही है, उसका मतलब क्रिएट हार्ट इमेज को क्रिएट करने में। और अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शंस की हेल्प से हमें हार्ट की इमेज पता चल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो हमें पता चल जाता है, मतलब मेडिकल में उसका यूज़ हो रहा है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे ब्रेक किडनी स्टोन्स, जो किडनी में स्टोन्स होता है उसको क्या, अगर हम थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव को अगर हम रेडिएट करते हैं तो वो उन स्टोन्स को भी तोड़ देती है और यूरिन के साथ वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। और स्मॉल पीसेस में करते हैं, नॉन सर्जिकल के लिए, ठीक है। अगला अगर देखेंगे, यहाँ से आपको पता चल रहा है, अगर हमें और भी चीज़ें जैसे होती है, कोई सिस्ट देखने के लिए, स्टोन पता करने के लिए हमारे पेट में कहीं है तो नहीं, या कुछ और चीज़ हमारे पेट की पोजीशनिंग के लिए, या फिर फीटस की मूवमेंट के लिए, कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें फीटस जो किस तरह मूवमेंट कर रहा है उसकी ग्रोथ देखने के लिए कॉन्टिन्यूसली, वो सब हम अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से करते हैं, ठीक है।
फिर आपके पास आता है साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी में एक और था अल्ट्रासाउंड का, 1 मिनट, एप्लीकेशंस थी, कुछ और एप्लीकेशंस थी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन थी कि एक था इम्पॉर्टेंट जो है वो है सोनार। सोनार में, सोनार क्या होता है? सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब ये एक तरह का सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सबमरीन्स में, शिप्स में यूज़ किया जाता है दूसरी शिप की पोजीशनिंग पता करने के लिए। ये कोऑर्डिनेट्स के साथ पूरा आपको बताता है। मान लो ये कोई शिप है, ये अपने आसपास से अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालता रहता है, अल्ट्रासाउंड को निकालता रहता है और इससे पोजीशनिंग पता चलती है। ये आपको कोऑर्डिनेट के साथ बताएगा कि यहाँ पे कोई शिप प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, जिसका वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी कोई एनिमी शिप है या एनिमी सबमरीन है, तो आपको पता लगे कहाँ पे है वो प्रेजेंट, एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट दिखाएगा और उसी डायरेक्शन में आप मिसाइल्स डाल के, है ना, अटैक कर सकते हैं। तो इसमें हेल्प करता है आपको ये सोनार, ठीक है, याद रखना है। आगे देखेंगे साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी क्या होता है? पावर होता है, पावर कैरिड बाय साउंड। साउंड कितनी इंटेंसिटी की है, मतलब एक यूनिट एरिया से कितनी साउंड ट्रेवल करके जा रही है, एक यूनिट एरिया से कितनी साउंड वेव्स ट्रेवल होके जा रही है, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। अगर ज़्यादा जा रही है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, अगर कम जा रही है तो कम इंटेंस है। मतलब पावर साउंड की एक तरह से आपको पता चलेगी यहाँ से। तो पावर क्या यूनिट होता है उसका? वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसे बोलते हैं डेसिबल, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेसिबल होती है इसकी यूनिट, एसआई यूनिट साउंड की डेसिबल होती है, डीबी होता है या बेल भी होता है, पर बेल रियरली यूज्ड होता है, पर जो यूज़ करते हैं हम वो करते हैं डेसिबल में। और एक बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है। अब हमारा जो नॉइस कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया है, उस नॉइस बोर्ड ने एक लिमिट सेट करी है डेसिबल की। अलग अलग कमर्शियल एरियाज़ के लिए अलग करी है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग करी है, रेजिडेंस एरिया के लिए अलग लिमिट सेट करी है। उससे डे के लिए अलग है, नाइट के लिए अलग है। नाइट के लिए थोड़ा कम हो जाता है वो लिमिट, अगर उससे एक्सीड कर जाए तो हम मतलब कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेजिडेंट एरिया के लिए है डे टाइम में वो है 55 डेसिबल और नाइट टाइम के लिए 45 डेसिबल है। थोड़ा इंडस्ट्रियल के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 75 डेसिबल तक हो जाता है। और ह्यूमन एयर जो मैक्सिमम जो झेल सकता है नॉइस, है ना, जिससे ऊपर की आवाज़ जो होगी वो नहीं ले पाएगा, वो होगा 90 डेसिबल। इससे ऊपर की आवाज़ अगर आएगी तो जो कान है वो क्या हो जाएंगे, फट सकते हैं, कान डैमेज हो सकते हैं, एयर को डैमेज हो सकता है इससे ऊपर की अगर नॉइस आपको मिल जाए तो, ठीक है, 90 डेसिबल से ऊपर की, ठीक है। और ये है रेजिडेंस एरिया के लिए लिमिट सेट किया है कितनी साउंड होनी चाहिए, तो 55 डेसिबल डे टाइम में और 45 डेसिबल नाइट टाइम में। और ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 75 के करीब होता है डे टाइम में और नाइट में वो हो जाता है 70 के करीब इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक है। तो हर एरिया के लिए अलग अलग होता है। एको, अब एको क्या होता है? एको होता है, देखो साउंड भी वैसे ही रिफ्लेक्शन करता है जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, और वो रिफ्लेक्शन के वही वाले लॉज फॉलो करता है, ठीक है, जैसे लाइट फॉलो करती है लॉज। तो देखो अगर हम किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े होके कुछ बोल रहे हैं ज़ोर से और हमें वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो आवाज़ वापस सुन रही है कानों में, उसे बोलते हैं एको, बस, है ना। तो मतलब ये याद रखना है बस आपने कि आपका कुछ सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए जगह के बीच में। एको और रिवर्बरेशन में फ़र्क है, दो चीज़ें होती है, एको और रिवर्बरेशन। एको होती है जब आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हो किसी ऑब्जेक्ट से और फिर आप कोई ज़ोर से वो चीज़ बोल रहे हो और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आपके कानों में आ रही है, तो उसे बोलेंगे एको। रिवर्बरेशन होता है जो आप किसी बंद रूम या हॉल के अंदर बोल रहे हो और वहाँ पे आवाज़ आपकी टकरा टकरा के बार बार वापस आती है, उसे बोलेंगे रिवर्बरेशन, ठीक है। तो एको क्या होगा? रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड आफ्टर अ
ओरिजिनल साउंड, एक ओरिजिनल साउंड के बाद एक रिफ्लेक्टेड आवाज़ जो वापस आ रही है उसे बोलेंगे एको। तो जो मिनिमम गैप होता है ना वो 0.1 सेकंड का होता है। आपने बोला और 0.1 सेकंड बाद आपको वापस वो आवाज़ सुनेगी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक। और देखो अगर आपके इधर उधर पहाड़ है, जैसे पीछे आपको इमेज दिख रही होगी, अगर थोड़ी लाइट सी है, वो अगर आप क्या कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं ज़ोर से और इधर उधर पहाड़ है, अब इन पहाड़ से टकराएगी वो आवाज़ जो गई है, वो इन पहाड़ से टकराएगी और वापस इनके कानों में आई 0.1 सेकंड के बाद। अब अगर थोड़ा दूर कोई और पहाड़ है तो इससे टकराएगी और जब तक यहाँ से वापस आएगी। तो कई बार ऐसे भी होता है ना कि ओरिजिनल आवाज़ के बाद 1 या 2 या 3 बार भी अपनी आवाज़ वापस आती है, तो वो होगा तब जब अलग अलग डिस्टेंस पे वो चीज़ें हो जहाँ से टकरा के आवाज़ वापस आ रही है। तो एको में जनरली क्या होता है, पहाड़ या फिर बिल्डिंग या कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ आप थोड़े सर्टेन डिस्टेंस पे है और वहाँ से वो टकरा के आवाज़ वापस आ रही है, ठीक है। और एक फिनोमिनन होता है रिवर्बरेशन, जो क्या होता है, वो होता है रिपीटेडली आवाज़ जो है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। एक रूम के अंदर अगर आप हो, है ना, अभी आगे आएगा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और रूम के अंदर ही आपकी आवाज़ वापस टकरा के आ रही है। तो देखो इसमें क्या होगा, एको में मिनिमम गैप 0.1 सेकंड का होता है, ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस जो होता है लिसनर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है वो 16.6 से 17 मीटर्स के बीच में होगा वो डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होगा एको। रिवर्बरेशन देखेंगे, रिवर्बरेशन क्या होता है, एक परसिस्टेंट साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, है ना, एक आवाज़ के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है। मैंने जैसे जो बोला वो गया, वो टकरा के वापस आया, पर मैं जो अगला तब तक बोल रही हूँ वो उस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो एक परसिस्टेंस आवाज़ होती है, क्लियर आवाज़ नहीं होती है ना। तो क्या होगा, एक रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है सोर्स की, जब तक वो टकरा के डाई आउट ना हो जाए आवाज़, वो इसकी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो सुनाई ना दे हमें, है ना, तब तक वो टकराती रहेगी, तो उसे बोलेंगे रिवर्बरेशन। ये अक्कर क्यों होता है, व्हेन रिफ्लेक्शन साउंड वेव ओवरलैप विद द ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैपिंग होता रहता है, उसका होता रहता है, ठीक है। तो रिवर्बरेशन जो होती है ना, अगर बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन हो तो कंफ्यूजन हो सकता है, जो आपका स्पीकर है ना, उसकी आवाज़ या उसका जो मैसेज है जो वो बोल रहा है वो एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाता है लिसनर्स तक वो मैसेज, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं रिवर्बरेशन को। तो कैसे कर पाएंगे रिवर्बरेशन को कंट्रोल, या एक हॉल है या ऑडिटोरियम है या रूम है जहाँ पे भी रिवर्बरेशन हो रहा है, कारपेट्स बिछा देते हैं, कर्टन्स लगा देते हैं, फर्नीचर्स का यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, या तो डोर से हो रहा है, वॉल से हो रहा है, फर्श से हो रहा है ना, फ्लोर से, तो एम्प्टी है इसीलिए हो रहा है, तो भर देंगे रूम को। मतलब आपने देखा होगा जैसे थिएटर्स में, है ना, म्यूजिकल्स जहाँ पे होते हैं, ऑडिटोरियम्स में, या स्पीकिंग हॉल जो आपके होते हैं लेक्चर हॉल्स में, वहाँ पे क्या किया जाता है, मैक्सिमम फर्नीचर की यूज़ किया जाता है, कर्टन्स अच्छे यूज़ किए जाते हैं, दीवारों की जगह वहाँ पे एक वुड यूज़ की जाती है जो एब्जॉर्ब करती है साउंड को। नीचे अगर आप फर्श पे दरी बिछा दो, कारपेट बिछा दो, तो आपकी जो आवाज़ गई वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर जो कारपेट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा साउंड को, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आएगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं रिवर्बरेशन को। आज के लेक्चर में इतना ही बस। साउंड चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, तो यहाँ से आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या प्रीवियसली जो भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।